हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा क्या पढ़ा था कि डिजिटल सम के द्वारा कैसे भी किसी भी कैलकुलेशन को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं। डिजिटल सम से क्या करते थे, ऑप्शन का और क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या करते थे, दोनों मैच करा लेते थे, और जो भी मैच करता था वो उसका आंसर, वो उसका ऑप्शन क्या हो जाता था, सही हो जाता था। तो ये दोनों हमने किस लिए पढ़ा था, आज के टॉपिक के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्याज। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग को थोड़ी सी बात जाननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सारे टर्म इसमें आते हैं। कौन कौन से टर्म होते हैं, जैसे होता है मूलधन जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, दूसरा होता है आपका रेट जिसको आप दर बोलते हो, तीसरा समय होता है, चौथा मिश्रधन होता है। ये सारे जो टर्म हैं, आखिर ये टर्म होते क्या है, इसको चलो सबसे पहले समझते हैं। ठीक, चलो देखो, जैसे मान लो एक ए है, दूसरा है बी। एक आदमी कौन है, ए, दूसरा आदमी कौन है, बी। तो क्या होता है कि ए को कुछ रुपए की जरूरत पड़ती है। मान लो इसको 500 रुपए की जरूरत पड़ी। कितने की जरूरत पड़ी, 500 रुपए की जरूरत पड़ी। और ये गया किससे मांगने, बी से मांगने गया। किससे मांगने गया, बी से मांगने गया। तो जब ए बोला ना बी से कि इसको कितना रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए। ए बोला बी से कि इसको कितना रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए। कैसे, कर्ज के रूप में, कर्ज के रूप में। तो हुआ क्या कि बी बोला कि 500 रुपया हम तो तुमको ऐसे देंगे नहीं, कुछ ना कुछ हमको दो इसमें ज्यादा, ताकि हम तुमको क्या करें, 500 रुपया अधिक दें। तो ए बोलता है कि हम आपको हर 100 रुपए पर 5 रुपया अधिक देंगे। ए क्या बोल रहा है कि हर 100 रुपए पर ये क्या करेगा, 5 रुपया अधिक देगा। तो फिर बी बोला भाई कितने समय के लिए, तो ए बोला कि हम आपको 1 वर्ष बाद लौटा देंगे। कितने समय के लिए बोला ये, 1 वर्ष बाद ये क्या करेगा, उसको लौटा देगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 टर्म आया। कौन कौन सा टर्म आया, पहला कर्ज, किसको चाहिए, ए को। तो जो कर्ज होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, मूलधन। इसी को क्या बोला जाता है, मूलधन। और जो समय होता है क्या, कितने समय बाद, 1 वर्ष। तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। और दर तय किया है, क्या तय किया है, दर। क्या दर तय किया है कि हर 100 रुपए पर 5 रुपया वो क्या करेगा, देगा। हर 100 रुपए पर कितना देगा, 5 रुपया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से 3 टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जो भी वो कर्ज लेता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। जो भी वो रेट तय करता है कि हम 100 रुपए पर उसको इतना देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, दर। और जो भी वो समय अंतराल लेता है कि इतने दिन बाद आपका कर्ज चुकता करेंगे, तो वो क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो 3 टर्म हमको मालूम चल गया। अब देखो, हर 100 पर वो कितना रुपए दे रहा है, 5 रुपया। तो बताओ आप ही कि 500 रुपए पर कितना देगा। अगर 100 पर 5 है तो 500 पर वो कितना देगा, 25 देगा ना। ये तो समझ में आना चाहिए कि 100 पर 5 है, तो 500 पर, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो उसी तरह 5 में भी कितना से आपको गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो 500 रुपया पर वो उसको कितना रुपया अधिक दे रहा है, 25 रुपया अधिक दे रहा है। तो ये जो अधिक वाला अमाउंट है ना, इसी को क्या बोला जाता है, ब्याज। इसी को क्या बोला जाता है, ब्याज बोला जाता है। तो ब्याज समझ में आया कि जो भी कर्ज है वो कर्ज लिया है, और कर्ज के अलावा जो भी उसको दाम देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। ठीक, तो इतना बात समझ में आया कि प्रिंसिपल क्या है, दर क्या है, समय क्या है, ब्याज क्या है। अभी ब्याज के बारे में ये ना जानना कि ये चक्रवृद्धि है साधारण, वो अभी पढ़ेंगे अभी हम लोग। लेकिन ब्याज समझो कि जो भी मूलधन के अलावा जो रुपये उसको एक्स्ट्रा देता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक, अब देखो, एक टर्म आता है मिश्रधन। एक टर्म आता है क्या, मिश्रधन। ठीक है, अब जैसे मिश्रधन में, मिश्रधन क्या होता है, मान लीजिए 1 साल बाद ए बी का पैसा वापस देने गया, तो वापस देने जाएगा तो 500 रुपये तो ये देगा ही देगा, देगा ना 500 रुपया। और साथ में जो ये रेट फिक्स किया, उस रेट के हिसाब से जो इसको कर्ज और मिला है, कितना, 25 रुपये का हो। तो जब वो उसका कर्ज का जो ओरिजिनल वैल्यू लिया था वो, और साथ में जो ब्याज के रूप में देने जा रहा है वो, ये दोनों मिला के जब उसको देगा तो कितना रुपए देगा, 525 रुपए। तो ये जो आपका कुल पैसा होगा ना 525, इसी को क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है। ठीक, तो मिश्रधन किसको बोलते हैं कि जो वो कर्ज लिया है वो कर्ज, और साथ में जो वो ब्याज के रूप में चुकता कर रहा है वो, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है जी हमको, मिश्रधन।
इतना बात समझ में आ गया? बेसिक सारे टर्म आपके क्लियर हुए? क्या क्या है बेसिक टर्म, चलो फिर से देखते हैं। समझते हैं सारे बेसिक टर्म को फिर से समझते हैं। पहला हमारा बेसिक टर्म कौन सा था? मूलधन। पहला हमारा कौन सा था? मूलधन, ठीक। दूसरा जो बेसिक टर्म था वो क्या था? रेट, यानी दर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको समझना है ना, वो क्या समझना है? दर समझना है। पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट का जो जान है ना, वो जान क्या है? दर ही जान है। दर क्या होता है कि कितने पर आप तय करो, 100 में आप कितना रुपए उसको अधिक दे रहे हो, यही क्या होता है? दर होता है। लेकिन क्वेश्चन में दर हमेशा वार्षिक नहीं आता, वो वार्षिक के बदले क्या क्या आ सकता है वो सारे टर्म देखते हैं। देखो यहाँ पे दर, मान लो आपको वार्षिक दे दे, कैसा दे दे? वार्षिक दे दे, या फिर छमाही दे दे, या तिमाही, या फिर बोल दे आपसे 4 माह का बोल दे, या फिर आपसे 2 माह बोल दे, या फिर आपसे 1 माह का बोल दे, ठीक है। वो कुछ भी बोल सकता है। रेट जो है वो कुछ भी फिक्स कर सकता है, या तो वार्षिक फिक्स कर सकता है, या तो छमाही, या तो तिमाही, या तो 4 माह, या तो 2 माह, या तो 1 माह। तो रेट जब अगर इस हिसाब से तय होता है ना, तो ये क्या करता है? ये समय जो गिवन होता है वो समय अंतराल को भी अपने हिसाब से चेंज कर देता है। वो समय अंतराल को भी क्या कर देता है? अपने हिसाब से चेंज कर देता है। और हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो किस पर करते हैं? समय अंतराल के कैलकुलेशन पर। समय किसके? समय के अंतराल के कैलकुलेशन पर करते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे, अच्छा वार्षिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईयरली। इसको क्या बोलेंगे? छमाही को हाफ ईयरली, तिमाही को बताइए क्वार्टरली, 4 माह को हो जाएगा 4 मंथ, ये हो जाएगा आपका 2 मंथ, ये हो जाएगा 1 मंथ, ठीक है। अब चलो समझना है हमको क्या। सबसे पहले ये समझना है कि अगर वार्षिक दे तो वहां पे समय अंतराल हम क्या लेंगे? समय का जो अंतराल होगा वो हमारा क्या होगा? ठीक। और समय अंतराल के चलते जो हमारा रेट बदलेगा, क्या बदलेगा? हमारा चेंज इन रेट, चेंज इन रेट। जो हमारा रेट बदलेगा वो बदल के क्या होगा, यही हमको सीखना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अगर दर आपको वार्षिक मान लो, रेट आपको मान के चलो कि आपको दिया है 36%, रेट आपको कितना गिवन है? 36% ईयरली है। 36% क्या है? ईयरली। इसका मतलब 36% वार्षिक है। और समय आपको दिया हुआ है ना, समय तो दिया ही है। अगर बोल रहा है 36% वार्षिक, इसका मतलब समय कितना है? 1, और रेट कितना है? 36%। समय आपका कितना है? 1 वर्ष, ठीक है। तो आप ही बताओ, अगर हम रेट को ईयरली करें, रेट को कैसे कैलकुलेट करना है? हमको ईयरली करना है, वार्षिक करना है। तो उस केस में रेट हमारा ईयरली कितना है? 36%। रेट हमारा ईयरली कितना है जी? 36% है। और समय अंतराल कितना है? 1 वर्ष। तो अगर वार्षिक है तो वर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समय आपका कितना हो जाएगा? 1। समय अंतराल कितना होगा? 1 होगा। ये बात समझ में आया? अब देखो, अगर आपसे दर, आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? वार्षिक दिया हुआ है। दर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वार्षिक। और आपसे किस पे पूछ रहा है? छमाही पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है? छमाही पे। तो आप बताओ 1 वर्ष में कितने छमाही? छमाही का मतलब 6 महीना। 1 वर्ष का मतलब कितना महीना? 12। तो 6 महीना के कितने आएंगे 1 वर्ष में? 2 ही तो आएंगे। 1 वर्ष में कितना छमाही? 2। कैसे? पूरा वर्ष कितने महीने का? 2 महीने का। और जो 1 छमाही कितने का? 6 महीने का। तो यहां से निकलेगा तो समय अंतराल कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो यहां से हमको समय अंतराल कितना मिल गया? 2। तो अगर दर हमारा वार्षिक दिया हो और हमसे छमाही में पूछ रहा है, तो वहां से हमको समय अंतराल कितना निकलना है? 2 निकलेगा। और जब यदि हमको समय अंतराल 2 निकल रहा है ना, तो इस 2 की हेल्प से रेट में या दर में कितना बदलाव आएगा वो निकालेंगे। तो दर ऐसे वार्षिक कितना दिया है? 36,
और समय अंतराल कितना आ रहा है 2, तो आप इसमें 2 से भाग दो, तो यहाँ पे दर आपका कितना आ गया 18%। ये बात समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो फिर आते हैं तिमाही पर। किस पे आते हैं? तिमाही पर। तो तिमाही का मतलब कितना महीना? 3 महीना। तो एक वर्ष में कितना तिमाही? तुरंत दिमाग में आया ना, 4 तिमाही। कैसे? ये भी जान लो, पूरे वर्ष का 12 और एक तिमाही का 3, तो कितना आ गया जी समय अंतराल? 4 आ गया। समय अंतराल कितना आ गया? 4। तो यदि समय अंतराल 4 आया तो आप ही बताओ रेट में कितना बदलेगा? रेट टोटल कितना था? 36 था। और इस समय अंतराल के हिसाब से अगर आपको रेट में परिवर्तन करना है तो कितना से? 4 से इसमें क्या करोगे आप? भाग दोगे। तो 36 में 4 से भाग दिए, कितना आ जाएगा? 9%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, यदि आपको तिमाही का तो निकाल लिए, अब बताओ 4 महीने का आप अपने से निकाल कर बताओ। एक साल में कितने 4 महीने के कितने टर्म आएंगे? एक साल में 4 महीने के कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म आएंगे। 3 टर्म आएंगे ना। तो अगर एक साल में 4 महीने का 3 टर्म आ रहा है तो रेट कितना होगा? 36 बटा बताओ 3 से भाग कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। आया समझ में? अब आता है 2 महीने का। तो बताओ एक साल में 2 महीने के कितने टर्म? पूरा साल 12 का, ये भी लिखो 12/4, पूरा साल 12 का, और 2 महीना का टर्म लेना है। तो टोटल कैलकुलेशन पीरियड जो हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। तो अगर समय अंतराल 6 आ रहा है तो रेट कितना आएगा? 36/6, कितना हो जाएगा? 6%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर एक माह का बोले, कितने माह का बोलते हैं? एक माह का, तो टोटल 12 महीना होता है, और एक माह, तो टोटल आपका समय अंतराल कितना आ जाएगा? 12 आएगा। टोटल समय अंतराल कितना आएगा? 12 आएगा। और अगर समय अंतराल 12 आएगा तो इस 12 के चलते जो भी आपका दर में परिवर्तन होगा कितना हो जाएगा? 36/12, कितना आएगा? 3%। ठीक है। तो ये जो आपको रेट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानोगे ना तो आधा से अधिक क्वेश्चन नहीं बनेगा। मान लो अगर आप ग्रुप डी में एग्जाम देने जाते हो, या रेलवे एनटीपीसी या एसएससी कोई भी एग्जाम देने जाते हो, तो वो क्या करता है कि आपसे साधारण सा सवाल पूछेगा। कैसे पूछेगा? साधारण सा। लेकिन साधारण में ना वो छोटा सा चीज लगा देगा कि जो आपका दर है वो वार्षिक गिवन है, लेकिन आपको निकालना कैसे है? छमाही पर निकालना है। आपको निकालना कैसे है? तिमाही पर निकालना है। तो फिर वहां पे आधे लड़के क्या होते हैं ना, वो समय अंतराल निकालना तो जान जाते हैं, लेकिन वो रेट में चेंज करना नहीं जानते। तो यहाँ पे आप क्या सीखे कि दर अगर वार्षिक है, वार्षिक से आपको छमाही, तिमाही, 4 माह, 2 माह कोई भी समय का अंतराल दिया हो, तो उस केस में आप समय अंतराल कैसे निकालोगे, और इस समय अंतराल के लिए जो दर में परिवर्तन आएगा वो आप कैसे निकालोगे। तो ये दोनों बात आप निकालना सीख गए। नहीं सीखे तो क्या करो, वीडियो फिर से देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दर में कैसे परिवर्तन आता है समय के अंतराल के हिसाब से, वो हमने सीखा। अब इसके बाद बढ़िया सा टर्म आता है, वो होता है समय। कौन सा होता है? समय। ठीक है। देखो रेट तो पढ़ चुके हम लोग, क्या था ये? दर। तीसरा जो टर्म आता है वो होता है समय। क्या होता है? समय। तो समय देखो, टाइम लिख लो इसको। समय क्या होता है? या तो वार्षिक देगा, या 2 वर्ष देगा, या 3 वर्ष देगा। लेकिन क्या करता है ना आजकल, कभी कभी वो आपसे पूछ देगा 1 वर्ष 10 महीना, 1 वर्ष 12 महीना, या पूछ देगा 1 वर्ष 4 सप्ताह, या फिर ऐसे पूछ सकता है 1 वर्ष 71 दिन। तो वो समय कुछ भी पूछ सकता है। एक तो पूरा वर्ष में दे देगा, या फिर आपसे दिन में पूछ देगा, या फिर आपसे सप्ताह में पूछ देगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि 1 वर्ष में 12 माह, ये सबको आता होगा। 1 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। ठीक। और 1 वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। ठीक है। अब वहां पे ये ना करना कि 365 दिन 6 घंटे ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। जो मैथ का कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि 1 वर्ष में 12 माह, 1 वर्ष में 52 सप्ताह, 1 वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। तो अगर हमको कुछ भी ऐसा दे देना कि 1 वर्ष इतना दिन, तो सबसे पहले हम पूरे को क्या करेंगे? दिन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जब सवाल करेंगे तब हम देखेंगे। तब तक आप ये बस ध्यान में रखा रहना कि वार्षिक है, या फिर सप्ताह में है, या फिर दिन में है, तो 1-1 वर्ष में कितने कितने होते हैं। ये बातें समझ में आ गई? तो समय हम लोग जान गए। अब जो चौथा हमारा टर्म आता है वो होता है ब्याज। ब्याज हम पूरे ठीक से समझते हैं। चौथा जो टर्म आता है वो क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट।
देखो ये जो होता है ना, दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो। एक तो आप बोल दो साधारण, जिसको आप क्या बोलते हैं सिंपल, और एक बोल दो कंपाउंड, इसको आप लोग बोलते हो चक्रवृद्धि। ठीक है, अब समझो सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी 500 रुपये कर्ज लिया। कितना रुपया कर्ज लिया? 500 रुपये कर्ज लिया। 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। कितने वर्ष के लिए कर्ज लिया? 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। और जो रेट तय किया प्रिंसिपल, वो कितना ले लिया? कर्ज 50। तो कर्ज को ही क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या फिर मूलधन। समय अंतराल कितना लिया है? 3 वर्ष के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। और जो वो दर तय किया है, वो दर तय किया है 10%। दर कितना तय किया है? 10%। मतलब हर 100 में 10 रुपए वो क्या करेगा? देगा। कैसे देगा? वर्ष बोला है तो वार्षिक देगा। ठीक है, अब समझो, आप ही बताओ 500 पर कितना दे रहा है? रेट आपका 10% है ना। रेट कितना है? 10%। तो आप ही बताइए, रेट 10% है, मतलब 100 पर कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। तो 500 पर कितना देगा? 50 देगा। या फिर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो 500 का कितना निकाल लीजिए? 10%। तो 500 का 10% कितना होगा? 85 तो होगा। 10% निकालना सिखाए थे, नहीं सीखे हो तो इसके पहले वाले वीडियो में जाओ, पूरा परसेंटेज निकालना सीख जाओगे, डिजिटल सम सीख जाओगे, वो देख लो फिर यहाँ जाओ। ठीक, तो रेट बताइए कितना है? 10%। तो रेट अगर 10% है, प्रिंसिपल 500 है, तो उस केस में पहले वर्ष के लिए कितना आ रहा है? 50 रुपये आ रहा है इंटरेस्ट। पहले वर्ष के लिए आपका जो 500 पर कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर के लिए 50 रुपये आ रहा है। ठीक, तो पहले साल का हो गया। दूसरे साल के लिए फिर निकालो, तो दूसरे साल के लिए भी कितना निकला? 10% तो है, 50 से निकला। तीसरे साल के लिए भी कितना निकला? 50 से निकला। तो ये जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा क्या, जितना भी ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सिर्फ हम किस पर कर रहे हैं? जो कर्ज लिया है उसी पर कर रहे हैं। जो भी हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? जो कर्ज लिया है उसी पर कर रहे हैं। तो यदि जो कर्ज लिया है उसी पर सिर्फ ब्याज को कैलकुलेट किया जाए तो वैसे ब्याज को ना क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज बोला जाता है। वैसे ब्याज को क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज बोला जाता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए 500 रुपया था, फर्स्ट ईयर में उसको कितना रुपया हो गया था? 50। दूसरे ईयर में भी कितना हुआ था? 50 ही हुआ था। और तीसरे ईयर में भी 50 था। मतलब जब वो सिर्फ कर्ज पर ब्याज लगाया था तो 50 रुपया मिला था। तो ऐसे ब्याज को क्या बोलते थे हम लोग? साधारण ब्याज। लेकिन जब आपका जो कर्ज लिया है वो और साथ में जो ब्याज हुआ है वो, दोनों पर अगर ब्याज लगाया जाए तो वैसे ब्याज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि। नाम ही इसका क्या? चक्रवृद्धि। मतलब चक्र, बार बार ये वृद्धि करेगा। जो भी आ गया उसको भी अपने चक्कर में लेगा। जैसे मान लो पहले ईयर के लिए वो 500 है, तो 500 पर कितना था? 10% के हिसाब से इसको कितना देना पड़ा? 50। तो पहले ईयर का तो उतना ही हुआ। लेकिन जब दूसरे साल के लिए आया तो इसके पास पहले तो है ना 500, पहले तो कितना है? 500 जो कर्ज है, 500 पर 10 लगाया, कितना मिला? 50। लेकिन पहले वर्ष में इसके पास 50 रुपये आ गया है। क्या आया है? इस पर ब्याज लगा, तो वो फिर इस पर भी 10% लगाएगा। इस पर भी कितना लगेगा? 10% लगेगा। तो इसका 10% कितना हुआ? 5। ठीक, तो ये हम निकालना सीखेंगे। ये हम क्या करेंगे? निकालना पूरा सीखेंगे। इसका पूरा जो फिगर है ना वो हमारे दिमाग में सेट होगा। कब? जब अभी हम पढ़ेंगे तब। तो आप बस इतना जानो कि साधारण ब्याज क्या होता है कि जो सिर्फ मूलधन होता है बस उसी पर लगता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है कि मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो आपका ब्याज निकलेगा ना उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो वैसे ब्याज को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि। और जो सिर्फ मूलधन पर निकले उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इतना बात समझ में आया? चलो, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में कौन सा टर्म हम लोग जानते थे? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता था बताइए? मिश्रधन क्या होता था? मिश्रधन ये होता था कि जो भी आप ब्याज लिए हो और जब जाते हो देने, जो भी आप कर्ज लिए हो तो जब जाते हो देने तो कर्ज तो देते हो, साथ में उसका क्या देते हो? ब्याज भी देते हो। तो जब भी आप कर्ज को और ब्याज को सम्मिलित कर देते हो तो वही क्या होता है? मिश्रधन होता है। यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक पूरा प्रॉपर स्टार्ट करते हैं? कंपाउंड। आप बोलोगे सर सिंपल क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? सिंपल भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मजा आता है कंपाउंड। टेक्निकल इसमें ज्यादा होता है, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा राइज होते हैं।
अगर कंपाउंड और सिंपल है ना तो 70% चांस होता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से आएगा, कंपाउंड से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। जितने बेसिक टर्म थे वो हम लोग समझ लिए। अब चलो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, चलो रहने दो उसको, सीखते हैं। देखो सबसे पहले मान लो एक आदमी कितना रुपया कर्ज लिया, 10,000 रुपया कर्ज लिया। कितना लिया जी, 10,000। तो जो कर्ज लेता है उसको क्या बोलते हैं, मूलधन, यानी प्रिंसिपल इक्वल टू कितना, 10,000। वो 2 वर्ष के लिए लिया। कितने वर्ष के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए। समय आपको कितना दिया हुआ है, T, 2 ईयर्स के लिए। ये बात समझ में आया। और जो रेट फिक्स किया ना, रेट फिक्स किया वो किया 10%। रेट कितना फिक्स किया, 10%। तो देखो यदि वो 10,000 कर्ज ले रहा है 10% की दर से, 10% आपको बोल रहा है वार्ष, 10% क्या बोला है, वार्षिक बोला है। और समय जो है वो कितने वर्ष के लिए लिया है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला से ना पढ़ो, फॉर्मूला से आप पढ़ोगे बस बेसिक बना पाओगे, लेकिन बेसिक एग्जाम में आता नहीं। एग्जाम में जब भी आता है बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के आता है। तो हर ऊपर उठने के लिए ना अलग अलग फॉर्मूला सेट है। तो कितना फॉर्मूला याद करोगे, एक बार बेसिक सीखो सारे चीज बनेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 पर कितने प्रतिशत से देना उसको, 10% से देना है। कितने प्रतिशत से देना है, 10% से देना है। तो 10,000 से वो 10% अगर दे तो पहले साल के लिए कितना देगा, 10,000 का 10%, 10,000 का कितना, 10%। तो 10,000 का 10% निकालना सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं कि जब भी 10% निकालते हैं राइट साइड से अगर 0 तो एक 0 हटा देते हैं। तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो पहले वर्ष का, फर्स्ट ईयर का कितना निकल गया, 10,000 निकल गया। लेकिन हमको कितने वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो अगर हम दूसरे वर्ष का निकालें, कितने वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो फिर हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, कर्ज के पास से करना है, जो कर्ज लिया है वहां से। तो आप बताओ फिर इसका हम कितना निकालेंगे, 10,000 का 10%, तो कितना होगा, 1,000 होगा। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। तो ये तो हम कर्ज पर निकाल लिए, जो भी वो कर्ज लिया था। लेकिन पहले साल जब निकला है तो कर्ज तो है, कर्ज के साथ साथ क्या आ गया, ब्याज भी आ गया है। कर्ज के साथ क्या आया है, ब्याज भी आया है। और दूसरे साल के लिए आपके पास एक तो कर्ज था ही और एक ब्याज भी उपलब्ध था। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज है वो कितना है, 10,000। तो इस पर भी आपका ब्याज लगेगा कितना, रेट 10% के हिसाब से। तो 1,000 का 10% कितना होता है, आप ही बता दो, 1 0 हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। ये बात समझ में आया। तो पहले साल के लिए ब्याज आपको कितना मिला, 1,000। दूसरे साल के लिए ब्याज कितना मिला, 1,000। और फिर 1,000 पर कितना मिला, 100। तो जब आप ये तीनों को जोड़ेंगे ना, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आया समझ में, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो रेट दिया हुआ है 20,000, रेट कितना दिया हुआ है, 20,000। समय 2 ही वर्ष रखो और दर आपको कितना दिया हुआ, रेट बोल रहे थे, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000, रेट दिया है 20% और टाइम दिया हुआ कितना, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो इस केस में हम कैसे निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले कर्ज कितना लिया है, वो 20,000 लिया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितने ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इसका 20% कितना हुआ, 2,000 का 20%, 10% निकालो। 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। और यदि 10% 2,000 है तो 20% कितना होगा, 4,000। ये कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके, तो उसमें टाइम ना बर्बाद करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना निकल गया, 4,000 निकल गया। सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए पहले कहाँ जाएंगे, कर्ज के पास। तो कर्ज के पास गए, फिर इस पर 20% लगा, तो कितना निकला, 4,000 निकला ना, 4,000। लेकिन फर्स्ट ईयर में हमको यहाँ पे ब्याज भी मिल चुका, तो इस ब्याज पर भी तो लगेगा 20%। तो फिर 4,000 का 20% कितना होगा, आप बताओ, 4,000 का 20%। तो अगर 4,000 का 20% निकालो तो सबसे पहले 10% निकालो। तो 4,000 का 10% 400, तो 20, अगर 10% 400 है तो 20% कितना हो जाएगा, 800। ठीक, तो यदि आप ये तीनों ऐड कर दो, ये कौन सा साल का था, सेकेंड ईयर का, ठीक है। यदि आप ये तीनों ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। अब तो समझ में आया होगा, अब आया ना समझ में। अब देखो, अब समझ में आया। तो ये टर्म देखो, ये टर्म से आपको क्या क्या चीज मिल रहा है। ये जो 4,000 है और ये जो 4,000 है, ये दोनों क्या है, ब्याज है। किस पर ब्याज है, सिर्फ मूलधन पर है। सिर्फ किस पर है, मूलधन पर।
तो जो सिर्फ मूलधन पर होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? साधारण ब्याज बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? साधारण ब्याज बोलते थे। तो आप ही बताइए, ये जो 4000 4000, तो ये दोनों 4-4 हजार क्या हुआ? ये साधारण ब्याज हो गया। और 4000 4000 प्लस 800, ये तीनों मिलके क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और जो ये आपको 800 दिख रहा है, आप एक बात बताओ, यदि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज में से ये हम साधारण ब्याज हटा दें तो ये हमको क्या मिलेगा? ये वाला टर्म क्या मिलेगा? ये हमको यही तो मिलेगा, CI माइनस SI। क्या मिल जाएगा? CI माइनस SI। तो CI माइनस SI का मतलब क्या? कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये कौन सा टर्म मिला? ये वाला टर्म मिला। ठीक, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। जैसे आपको दिया है 5000, कितना दिया है? 5000। दर दे दिया आपको 30%। दर कितना दे दिया? 30%। समय आपको 2 ही है, तो आप बताओ 5000 है, दर कितना है? 20%। और कितने साल के लिए है जी? 2 साल के लिए। तो अगर 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए बताओ क्या होगा? फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? 5000 का 20%। डायरेक्ट कैलकुलेट करो, 5000 का 20%, आपको 10% निकालेंगे तो 500 आएगा, 20% निकालो कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन कैसे करना ये आप सीख चुके हो। तो 5000 का 20% पहले साल के लिए निकला कितना? 1000। फिर हम आगे कितने साल के लिए? दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मूलधन के पास। तो मूलधन के पास गया तो इसका 20% कितना निकला? 1000 निकला। और फिर पहले साल में जो हमको ब्याज मिला है इस पर भी तो लगेगा ब्याज, तो इसका फिर 20% निकालो। 1000 का कितना निकालोगे? 20% निकालोगे। तो 1000 का 20% कितना होगा? 200। 1000 का 20% कितना होगा? 200। तो ये तीनों टर्म मिला ना, ये तीनों टर्म मिला। अब जब ये तीनों टर्म मिला तो आप बताओ ये तीनों टर्म क्या हुआ? CI। ये तीनों टर्म क्या हुआ? CI। ये जो 2 टर्म है ये क्या हुआ? SI। ठीक, और ये जो इकलौता टर्म बचा है ये क्या हो जाता है? CI माइनस SI। CI माइनस SI। तो एग्जाम में क्या पूछता है कि कभी कभी आपसे अधिकतर जो पूछता है क्वेश्चन वो कैसे पूछ देता है कि 2 साल के लिए किसी भी राशि पर, कोई भी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या याद करो? अंतर ज्ञात करो। तो अगर जब भी अंतर बोले तो आपको कौन सा टर्म लेना है? ये लेना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपको कौन सा टर्म लेना है? ये तीनों टर्म ले लेना है। साधारण ब्याज पूछे तब तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन बोले यहाँ से एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, वो क्या आ रही होगी कि देखो हर पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि पहले साल उस पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, जो बस मूलधन होगा उसी पर ब्याज होगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा पहले साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। बदलना कहाँ से शुरू होता है? दूसरे साल से। ठीक है, तो अब देखो, अब तक जो भी एग्जाम्पल हम देखे कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए है जब हम एग्जाम्पल देखें तो देखो एक टर्म बन रहा है। क्या बन रहा है? टर्म। कैसा टर्म बन रहा है? कुछ ऐसे बन रहा है, ये ऐसा ही बना ना। देखो तो यहाँ पे पहला कुछ मिला था, फिर ये मिला था, ये कुछ ऐसा ही टर्म बन रहा है। तो ये टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। और इस टर्म में और बात देखो क्या चीज सीखने लायक है। सीखने लायक ये है कि अगर आपका रेट सेम रह रहा है, रेट क्या है? सेम, तो ये और ये भी, ये दोनों क्या है? सेम रह रहा है। ये दोनों क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। और ये क्या हो रहा है? डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये जो दोनों टर्म है ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पूरा टर्म है ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये छोटा सा टर्म है ये कौन सा टर्म है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आया सबको? अगर ये बात समझ में आ गया तो आप 2 ईयर के लिए ये डायग्राम अपने दिमाग में पूरी ढंग से बैठा लो कि जब भी 2 साल का बोले तो आपको कैसा डायग्राम बनाना है? ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक, जब भी 2 साल के लिए हो तो कैसा डायग्राम? तुरंत ऐसे 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 बना देना। मतलब 2 साल के लिए हो तो आपको कितने टर्म निकालने? 3 टर्म निकालने। अब 3 टर्म में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। साधारण साधारण ब्याज पूछेगा तो ये बता दो, अंतर पूछेगा तो ये बता दो, कंपाउंड पूछेगा तो ये तीनों बता दो। ठीक, मिश्रधन पूछेगा तो ये तीनों तो जोड़ना ही जोड़ना है, साथ में आपको क्या ले लेना है? मूलधन भी ले लेना है। ये बात समझ में आया? तो ये जो था कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 वर्ष के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो ये होता है। ठीक, 2 वर्ष के लिए समझ गए। अब आते हैं 3 वर्ष के लिए। ये आप याद रखना है, 2 वर्ष का डायग्राम आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं 3 वर्ष के लिए। ठीक है, मान के चलो रेट आपको दिया है 10%।
10% इसलिए दे रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ लो। रेट कितना दिया हो 10%, समय अब दे दिया कितना 3 वर्ष, और मूलधन कितना दिया है 5000। तो चलो निकालते हैं, 5000 है, ठीक है। रेट है हमारा 10 वर्ष, 10% रेट वर्ष बोल रहे हैं, और ये किसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए बताओ 5000 का 10% कितना होगा 500, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं सेकेंड ईयर के लिए। कौन से ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे मूलधन के पास। तो मूलधन के पास गए 5000, तो 5000 का 10% कितना हुआ 500 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर पहले साल में हमको क्या मिला है ब्याज भी तो मिला है, तो आपको इसका भी तो 10% देना पड़ेगा। तो इसका 10% कितना हो गया 50, 5 को 10% कितना हुआ 50 हो गया। तो ये निकल गया कितने का 2 साल का। समय कितना है 3, तो तीसरे साल का भी आपको निकालना, तो तीसरे साल का फिर निकालो थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का जाने निकालने के लिए सबसे पहले फिर हम कहाँ आएंगे मूलधन के पास। तो मूलधन कितना है हमारा 5000, तो 5000 का 10% कितना हुआ 500। फिर पहले साल पर जो ब्याज है उस पर पड़ेगा, तो इस पर का इसका 10% कितना हुआ 50, पहले साल का निपट गया। फिर देखो दूसरे साल पर भी तो कुछ ब्याज मिला है ना, तो पहले ब्याज कितना मिला 500, तो 500 का फिर आपको 10% निकालना है। इस 500 का कितना निकालना है 10%, तो 500 का 10% कितना हुआ 50, तो ये भी खत्म। फिर कौन बच रहा है 50, तो इस 50 का 10% फिर निकालो कितना हो जाए 5। इतना समझ में आया। तो ये जो पूरा टर्म हुआ, ये पूरा टर्म, यही पूरा टर्म आपका क्या हुआ CI हुआ। पूरा टर्म क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अब आप ही बता दो इसमें पूरे टर्म में SI कौन सा हुआ जो सिर्फ मूलधन पर लग रहा है। तो सिर्फ मूलधन पर लगने वाला यही 3 है ना, यही 3 है ना। तो ये आपका क्या हो गया SI हो गया। और ये जो टर्म बच रहे हैं ये चार क्या हो गया CI माइनस SI। बात समझ में आया नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। मूलधन कितना था 5000, दर कितना था 10%। तो यदि 5000 है दर 10% है, तो पहले साल के लिए इसका 10% कितना 500। दूसरे साल के लिए पहले इसके पास गए तो इसका हम लिख दिए यहाँ पे निकाल के। फिर पहले साल पर जो ब्याज मिला था इस पर भी तो लगेगा, तो इसका 10% कितना निकला 50। तीसरे साल के लिए कहाँ से स्टार्ट किए फिर यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से स्टार्ट किए तो फिर 5000 का 10% कितना हुआ 500। फिर यहाँ पे गए तो इसका कितना हुआ 50। फिर कहाँ है इस पर है तो इसका कितना निकला 50, और फिर इस पर है तो इसका कितना निकला 5। सबको जोड़े तो क्या हुआ CI। सिर्फ मूलधन पर कौन सा ब्याज मिला था यही तो मिला था। तो ये तीनों टर्म क्या हो गया SI, और जो बचा वो हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, फिर इसका टेबल क्या करते हैं बनाते हैं और वो दिमाग में सेट करते हैं। चलो देखो यहाँ पे अब प्रिंसिपल मान लो दे दिया आपको 20000, चाहे 2000 मान लो। रेट दिया है 20%, रेट कितना है 20%। टाइम आपको कितना दिया है 3 साल के लिए। तो अगर ये 2000 है, ठीक, फर्स्ट ईयर के लिए आप निकाल रहे हो, रेट कितना है 20%। तो आप ही बताओ 2000 का 20% कितना होगा 400 होगा। परसेंटेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2000 का 20% कितना होगा 400। फिर आते हैं सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए किस पर निकलेगा, एक तो यहाँ पे निकलेगा, तो इसका कितना हुआ 400 हुआ ना। फिर इसका नहीं निकलेगा तो इसका 20% कितना होगा 400 का 20% 80 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 साल का निकलेगा, निकालना कितने का 3। तो तीसरे ईयर में, तो तीसरे ईयर में आया तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आया तो यहाँ का कितना हुआ 400। फिर इसके पास गया तो इसका कितना हुआ 80। फिर इसके पास गया तो इसका कितना हुआ, इसका 20% कितना हुआ 80। फिर कौन बच रहा है ये, तो फिर 80 का 20% कितना हो गया 16। और ये सब आप जोड़ दो तो सारे क्या हो गए CI। ये सिर्फ 3 टर्म लिए तो ये क्या हो गया SI, और ये जो टर्म हुआ ये क्या हो गया CI माइनस SI। ठीक बना ना। तो यहां से देखो 3 साल का अगर हम डायग्राम की बात करें तो कैसे बन रहा है 1 2 3 बन रहा है। फिर कैसे बन रहा है 1 2 3 कुछ ऐसा बन रहा है। फिर ये बन रहा है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कैसे बन रहा है ऐसे बन रहा है। फिर ये बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है। कितने टर्म आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ रहे हैं। और 2 साल के लिए कितना टर्म बना था 1 2 3। ये जो हमारा था ये कितने साल का था 2 ईयर का। और ये जो है हमारा कितने का है 3 ईयर का।
ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या इसमें ध्यान देना है कि 3 साल में ये जो तीनों टर्म होता है ना, ये तीनों टर्म क्या होता है, सेम होता है। ये जो तीनों टर्म होता है, ये तीनों टर्म क्या होता है, सेम होता है। और ये टर्म क्या होता है, इसका जो भी परसेंटेज हो वो होता है। 2 साल के लिए ये दोनों टर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये जो टर्म होता है इसका जो भी आपका रेट देता है वो रेट परसेंट होता है। ठीक, तो ये 3 साल का डायग्राम हुआ, ये 2 साल का डायग्राम हुआ। क्या सीखे, 3 साल के डायग्राम में ये तीनों टर्म क्या होंगे, सेम। ये तीनों टर्म क्या होंगे, सेम। और ये टर्म क्या होगा, इस वाले टर्म का R% होगा। अब देखो, अगर ये डायग्राम आपको आ रहा है, ठीक है, डायग्राम आपको आ रहा है, फिर से डायग्राम समझ लेना। जैसे 3 साल का डायग्राम बनाना है तो क्या बना, ये 3 साल का बन गया। 3 साल का ये तो डायग्राम हुआ। ये तीनों क्या होता है, सेम। ये तीनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये तीनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और ये वैल्यू क्या होती है, इसका R%, मतलब यहाँ पे जो टर्म होगा इसका कौन सा परसेंट होगा, R%। और ये जो टर्म होता है वो किसका होता है, इस वाले टर्म का R%। तो ये हमारा क्या है, 3 साल का डायग्राम है। तो ये तीनों टर्म क्या होते थे, ऐसा ही होता था। ये पूरा क्या होता था, CI। और ये जो टर्म हमारा बच रहा था ये क्या होता था, CI माइनस SI। ठीक है, तो डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो देखो सवाल कितना आराम से बनेगा। जैसे आपको दे दिया, मान लो आपको दे दिया है 2500, कितना दे दिया, 2500। और रेट आपको दिया है 10%। और टाइम दिया है 3 साल के लिए। क्या है, प्रिंसिपल आपको दिया है 2500, रेट है 10%, टाइम कितना है 3 साल के लिए। तो जहां आप 3 साल देखो और रेट सबके लिए क्या है 10%, मतलब सबके लिए क्या है, सेम रखा है। तो जब 3 साल देखो तो डायग्राम तुरंत बना लो, बन गया डायग्राम। अगर डायग्राम बन गया तो यहाँ पे क्या करते थे, 2500 का 10% निकालते थे, तभी तो यहाँ पे आता था। तो 2500 का 10% कितना होगा, 250। तो अगर ये 250 तो तीनों क्या होता है, सेम। तो ये 250 तो ये भी कितना, 250, ये भी कितना, 250 हो गया ना, 250। यहाँ पे क्या लिखते थे, इसका 10%, 250 का 10%। तो 250 का 10% कितना हुआ, 25। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होता था, ये भी 25 होता था, तीनों क्या होता था, सेम। और फिर यहाँ जो लास्ट वाला टर्म होता था, इस 25 का कितना होता था, 10%। तो 25 का 10% कितना हो जाएगा, 2.5 हो गया। सारे आपको कैलकुलेट हो गया। तो अगर आपसे पूछ रहा है CI, तो CI में सबको ऐड कर दो। तो 2500 2500, ये 250 250 कितना हो गया, 750। 25 से कितना हुआ, 75। ये 2.5 अगर आप ऐड कर दो तो ये 5 0 5 2 7 7 5 12, ये 827.5। CI आपका कितना आ गया, 827.5। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया रहता CI माइनस SI का अंतर बता, तो आप क्या करते, बस यही तो टर्म जोड़ते, यही तो टर्म जोड़ते। तो ये टर्म क्या था, 25 से 75, और 75 में 2 जोड़ दो तो 77.5। तो ये CI माइनस SI का डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा CI हो गया। और ये तीनों टर्म क्या हो गया, SI हो गया। तो डायग्राम का फायदा कुछ समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में लग रहा है आपको कि सर क्यों इतना बड़ा बताया, तो इतना बड़ा इसलिए बता रहे थे ना, बस ये डायग्राम याद कराने के लिए। अगर ये डायग्राम याद है तो बस एक निकालो, ये भर दो, फिर ये निकालो, ये तीनों भर दो, फिर ये निकालो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो डायग्राम से एक फायदा और है कि आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, दोनों का अंतर भी निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो था हमारा पहला तरीका, ये हमारा कौन सा था, पहला तरीका। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी सीखते हैं। दूसरा जो तरीका होता है ना वो होता है सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड। वो कैसा होता है वो सीखते हैं। चलो जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट है आपको 10%, और टाइम है 2 साल के लिए। टाइम कितना है, 2 साल के लिए। तो सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाएंगे, अगर आपसे मान लो कि पूछ दिया CI पूछ दिया या फिर अमाउंट पूछ दिया, दोनों पूछा है आपसे, तो सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाएंगे। तो देखो रेट कितना है 10%, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। रेट हमारा 10% है तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 1/10। तो जो रेट बोल रहा है कि ब्याज जो है ना वो हर साल 10 पर कितना रुपए बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। इस रेट का मतलब क्या है कि हर साल 10 पर कितना रुपया दे रहा है, 1 रुपया वो अधिक दे रहा है। तो बताइए अगर वो 10 पर 1 रुपया अधिक दे रहा है तो कितना रुपया दे रहा है, 11 रुपये।
कितने में? 10 रुपये में। तो ये 10% 1/10 लिखे और 10 पर 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा तो बढ़ के कितना हो गया? 11 कितने में? 10 में। ये बात समझ में? ये रेट हम कैसे लिखें? तो अगर आपको ये रेट लिखने आ गया तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है? 1000, 10,000 लिख दिए। टाइम कितना है? 2 साल। तो पहले साल के लिए कितने की दर से बढ़ा? 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11। तो 11/10 ये कौन से साल के लिए हो गया? फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए भी क्या रेट है? सेम ही है, तो ये भी क्या हो गया? 11/10। तो ये कौन से साल के लिए हो गया? सेकेंड ईयर के लिए। और जब इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। जो भी आपको क्या मिलेगा? वो क्या मिलेगा? अमाउंट। और जब आप अमाउंट निकाल लोगे तो CI कैसे निकालोगे? आपको मालूम है अमाउंट इज इक्वल टू CI प्लस प्रिंसिपल। यहाँ से आप CI कैसे निकाल लोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये होता है सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड होता है? सक्सेसिव मेथड। अब बताओ, ये तो 2 साल के लिए था। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगर यही चीज मान लो 3 साल के लिए दिया होता, कितने साल के लिए दिया होता? 3 साल के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए इतना था, सेकंड के लिए इतना था, तो तीसरे साल के लिए क्या करते? एक बार हम क्या कर देते? और गुना कर देते हैं। थर्ड ईयर के लिए क्या करते हैं? एक बार और गुना कर देते हैं। तो फिर जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है? अमाउंट। और इस अमाउंट में से हम क्या घटा देते? प्रिंसिपल घटाते तो हमको क्या मिल जाता? CI मिल जाता। तो 2 टर्म पढ़े। कौन कौन सा? एक बेसिक टर्म पढ़े और दूसरा कौन सा टर्म पढ़े? सक्सेसिव टर्म पढ़े। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। अगर ये बात अब सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक जो भी एग्जाम्पल हम देख रहे थे वो सारे एग्जाम्पल क्या था कि या तो 2 साल का था या तो कितने साल का था? 3 साल का था। और ये देख रहे थे कि हर दोनों साल में उसका रेट क्या हो रहा था? सेम हो रहा था। या फिर तीनों साल में उसका रेट क्या रह रहा था? सेम रह रहा था। लेकिन अगर मान लो कि रेट पहले साल के लिए अलग दे दे, दूसरे साल के लिए क्या कर दे? दूसरे साल के लिए भी अलग दे दे, तो उस केस में चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000। रेट जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है 10%, ठीक है, और सेकेंड ईयर के लिए 30% है। टाइम आपको दिया है 2 साल। आपको क्या निकालना है? CI निकालना है। आपको क्या निकालना है? CI निकालना है। तो बस क्या करेंगे, अगर 2 साल का है तो 2 साल का डायग्राम तुरंत बनाओ। यही तो होता था 2 साल का डायग्राम, यही ना होता था? अगर रेट सेम रहता था, रेट क्या होता था? सेम रहता था, तो ये दोनों टर्म आपस में कैसे होते थे? बराबर होते थे। और ये क्या होता था? इसका R% होता था। यही तो होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पहले साल के रेट आपको बोल रहा है 10% लेना है, दूसरे साल के रेट कितना बोल रहा है? 30% लेना है। कैसे बनाएंगे? 2 साल का हो गया तो बताइए मूलधन कितना है? 10,000। तो 10,000 पर फर्स्ट ईयर के लिए रेट कितना है? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो पहले साल के लिए ब्याज हमको मिल चुका है, कितना मिला है? 1,000। फिर आते हैं दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए अब जो रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 30%। दूसरे साल के लिए रेट कितना लेना है? 30%। तो आओ मूलधन के पास इसका 30% निकालो तो कितना आएगा? 3,000। कितना आएगा? 3,000। तो इसका जब हम 30% निकाले तो कितना मिला? 3,000। और फिर इसका 30% लेंगे, इसका 30% लेंगे तभी तो यहाँ पे रखेंगे ना। तो इसका हम कितना लिए फिर? 30%। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में 30 है, तो इसका हमको कितना लेना पड़ेगा? 30%। तो 1,000 का 30% कितना हो गया? 300। तो यहाँ से आपका CI कितना हो गया? सबको ऐड करो तो 3,000 एक कितना हुआ? 4,000। और 4,000 में 300 ऐड करो तो कितना हो गया? 4300। या फिर आपसे ये पूछ लेता है CI माइनस SI, तो उस केस में आपका क्या हो जाता? 300 रुपया। ये तो होता है CI माइनस SI। डायग्राम याद है ना? चलो ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया। ठीक, अब देखो इसी को आप अगर सक्सेसिव पे बनाते हैं, किससे बनाते हैं? सक्सेसिव पे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं चलो वो देखते हैं। अगर आप इसको सक्सेसिव पे बनाते हैं तो पहले साल का रेट कितना है? 10%। इसका मतलब 1/10, ये ना हुआ। दूसरे साल का रेट कितना है? 30%। इसका मतलब कितना? 3/10। तो पहले साल बताओ 10 में कितना रुपया बढ़ रहा है? 1 रुपया। तो बढ़ के कितना हुआ? 10 में अगर 1 रुपया बढ़ा तो बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। 11/10। और दूसरे साल में 10 में कितना बढ़ रहा है? 3। दूसरे साल 10 में कितना बढ़ रहा है? 3। तो बढ़ के कितना हो गया? 13/10। यही तो हुआ। तो जो आपका मूलधन था वो कितना था? 10,000 था। पहले साल के लिए कितना बढ़ा? 11/10। दूसरे साल के लिए कितना बढ़ा? 13/10। और जो ये मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। मतलब जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा?
मिश्र धन मिलेगा। और यदि आपको मिश्र धन मिल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से आप क्या घटा लोगे, प्रिंसिपल घटा लोगे। प्रिंसिपल कितना है, 10,000। तो यहाँ से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। कैसे, अब देखो ये 0 से 0 0 0 कट गया। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल बताया था, याद है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 13 में 11 से करना है तो क्या करते हैं, ये 1 लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, और 3 1 जोड़ के कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल बता चुके हैं। तो आगे बताओ, 11 से 3 में किया तो 143, 143 पर कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। तो अमाउंट कितना आ गया, 14300, इतना आ गया। अब माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 10,000 हो गया। और जब आप इसको माइनस किए तो कितना आ गया, 4300। तो ये जो दो तरीका है वो दो तरीका हम लोग सीखे। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका अपना लो, ठीक। एक कौन सा है, सक्सेसिव वाला, वो कौन सा था, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले से आपको एक फायदा ये होता है कि आपको अंतर अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सीआई और एसआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है ना, वो आपको अलग से नहीं निकालना पड़ता। वो आप क्या करते हो, डायरेक्ट वहां पे बता देते हो, ठीक। तो देखो बेसिक जो टर्म था, बेसिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो सारे ये होते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जो भी एग्जाम में आया हुआ है ना, वैसे क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और 7-8 क्वेश्चन करके फिर चलते हैं अगले तरफ, जो भी इससे थोड़े लेवल बढ़ गए हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। क्या बोल रहा है कि 625 रुपए को 4% की दर से, कितने रुपए को, 625 रुपए को, यानी मूलधन कितना है, 625 है, दर कितना दे रहा है, 4%। 4% बोल रहा है क्या, वार्षिक, मतलब रेट आपका क्या है, 4% वार्षिक। समय कितना दे रहा है, 2 साल के लिए। समय कितने के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए। निकालना क्या है आपको, सीआई निकालना है। निकालना क्या है, सीआई। तो दो तरीका होता है, पहले बेसिक तरीका से जानते हैं। अगर बेसिक तरीका से जानो तो 2 साल का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये 625 है, 625 का आपको कितना लेना है, 25%, नहीं 25 नहीं 4%। तो 625 का 4%, तो 4% आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 1/25। तो 625 का यदि हम 1/25 निकाले तो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा। तो ये सारी बातें जो कैलकुलेशन है ना, ये सारी बातें जितना जल्दी आप करोगे सवाल उतना जल्दी बनेगा। और ये कैसे होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी परसेंटेज के आधार पर। तो परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके हो, जो भी इसके लिए नेसेसरी था वो हम पढ़ा चुके हैं। तो वहां से देखो, आप ही बताओ, अब 625 का 4% कितना हुआ, 25 हुआ। अभी निकाल के देखा ना, 625 का 4% कितना हुआ, 25। रेट तो सेम है, तो ये 25, तो ये भी कितना, 25। अब ये बच रहा है, तो इसका बताओ, इसका फिर हमको 25% का कितना निकालना है, 4%। तो 25 का 4% मतलब 1/25 कितना आ गया, 1 आ गया। यही तो आया। तो ये तीनों मिलकर क्या हो गया, सीआई हो गया। तो सीआई कितना आ गया बताइए, 25 25 50 50 1 51, ठीक है। तो सीआई कितना रुपए आ गया, 51 रुपए आ गया। अगर आपसे मिश्रधन पूछा होता तो 625 में क्या करते, 51 जोड़ते। अगर आपसे अंतर पूछा होता तो अंतर कितना निकल जाता, 1 निकल जाता है, ठीक। तो ये तो था बेसिक वाला तरीका, ठीक। तो बेसिक तरीका बनाना ना, तो आप उतना मत करना, डायरेक्ट क्या करना है, ये 3 डायग्राम बनाना। जब भी 2 साल के लिए हो तो ये डायग्राम बन गया। अब सीधे कैलकुलेट करना है, 625 का 4% कितना होगा, 25। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25, फिर 25 का 4% कितना होगा, 1। ये तीनों को ऐड कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, 51। डायरेक्ट ऐसे करना है एग्जाम में, ताकि आपका समय क्या हो, बचे। दूसरा तरीका क्या पढ़ते हैं, सक्सेसिव। तो 4% का मतलब अभी क्या बताया, 1/25, मतलब 25 पर कितना रुपया ज्यादा लग रहा है, 1 रुपया ज्यादा लग रहा है। तो बताइए कितना रुपया हो जा रहा है, 26 रुपया। कितने में, 25 में। 2 साल के लिए है तो टोटल हमारा कितना है, 625 है। अगर 2 साल के लिए तो 26/25, फिर 26/25। ये पहले साल के लिए रहा है, ये दूसरे साल के लिए। तो 25 25 हाँ 625, और 26 में 26 से गुना करो तो कितना आता है, 676 आता है। तो ये जो निकल के आया आपका क्या आया, अमाउंट निकल के आया। तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट कितना है, 676, इसमें से क्या घटाएंगे, 625। आंसर कितना आया, 51। तो ये दोनों तरीका है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका से आप क्या करो, ये सवाल बनाओ, ठीक है। तो पहले सवाल
बिल्कुल आसान सा था, बन जाना चाहिए, बन भी गया होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। देखो दूसरा सवाल ये बोल रहा है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्या बोला है कि 5,000 रुपये का प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया। ठीक, फिर रेट कितना दिया हुआ है, 20%, टाइम कितना है, 2 वर्ष। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब CI माइनस SI पूछा है। यही तो पूछा है, क्या पूछा है आपसे, CI माइनस SI। तो 2 साल का है तो 2 साल का डायग्राम बनाए, बन गया, बनाना, निकालना क्या है आपको, यही 2 साल के डायग्राम में यही तो होता था CI तथा SI का अंतर। ये पूरा क्या होता था, CI होता था, ये दोनों टर्म क्या होते थे, SI होते थे, और ये वाला टर्म क्या होता था, CI और SI का डिफरेंस होता था। तो आप ही बताइए, अगर प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 20% है, तो 5,000 का 20% कितना होगा, 1,000 होगा। 5,000 का 20% कितना होगा, 1,000 होगा। तो अगर 5,000 का 20% 1,000 है, तो पहले साल के लिए ब्याज आपको कितना मिला, 1,000। तो अगर ये 1,000 तो ये भी कितना, 1,000। ठीक, और ये वाला टर्म कैसे निकलता था, इस 1,000 का फिर कितना करते थे, 20%। तो अगर इस 1,000 का 20% करो तो कितना आया, 200 आया। और यही 200 आपका क्या हो गया, CI माइनस SI। आंसर कितना हो गया, 200। आया समझ में, आया ना समझ में। तो चलो, ये क्वेश्चन क्या था, आसान था, आसान बन गया। क्यों, क्योंकि हमको ये डायग्राम आता था। अब आप सोचोगे कि इसको आप सक्सेसिव पे बनाओ, तो आप क्या करोगे, सक्सेसिव से पहले अमाउंट निकालोगे, फिर CI निकालोगे, फिर SI निकालोगे, फिर क्या करोगे, माइनस करोगे। जब तक उतना करोगे ना, तब तक ये 3 बार बना चुके होगे। तो ये क्वेश्चन किस मेथड से बनाना है, जब भी आपसे डिफरेंस पूछे, डायग्राम वाले मेथड से बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मेथड से बनाना है। लेकिन अगर कभी आपसे डायरेक्ट अमाउंट पूछ रहा है, तो उस केस में आपको कौन सा मेथड लगाना है, सक्सेसिव वाला लगाना है। ठीक, तय आपको करना है कि आपके कौन से रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता आपको ज्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, मेरा काम है क्या, दोनों तरीके का रास्ता आपको दिखा देना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, समय दिया हुआ था। तो पहले वर्ष के लिए क्या था, 5,000 का 20 लिख दिया 1000, तो पहले और दूसरा क्या होता है, सेम होता है। फिर ये निकालना था, तो ये कैसे निकलता था, इसका 20%, तो 1,000 का 20 कितना होता है, 200। तो यही मिला, आंसर क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो ये बोल रहा है कि 7,350 रुपए की धनराशि पर, क्या बोल रहा है, 7,350 रुपए की धनराशि पर 14.2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, सेम है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाओ, ठीक, नहीं बने तब देखना, या फिर बन जाए तो आंसर मिला लेना। तो इसमें आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 7,350, रेट कितना दिया हुआ है, 14.2/7, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 2 साल। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 2 साल। परसेंटेज अगर मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखोगे, तो अगर ये टर्म आप पढ़े होगे 14.2/7, तो इसको देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब कितना होता है, 1/7। 14.2/7 का मतलब कितना होता है, 1/7। पूछोगे कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले जो बूस्टर क्लास लिए थे वो आपको देखना पड़ेगा। तो रेट अब आपको कितना हो गया, 1/7। क्यों, क्योंकि 14.2/7 का कितना होता है, 1/7। अब देखो 2 साल का पूछ रहा है, तो ये डायग्राम बन गया। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब यही ना टर्म निकालना है। तो ये टर्म निकालने के लिए आपको कौन सा टर्म मालूम होना चाहिए, ये टर्म मालूम होना चाहिए। और ये टर्म कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा जी, इसका इतना भाग, 7,350 का कितना भाग, 1/7वां भाग। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते थे, 7,350 का 14.2/7%। तो इसको तो हम चेंज कर दें किसमें, 1/7 में। तो इसकी जगह हमको कितना लिखना है, 1/7। और यहाँ पे मूलधन कितना है, 7,350 का कितना भाग, 1/7वां भाग। तो बताइए कितना है, 7 से इसमें भाग दिए तो 7 दहाई 70, 3 5 6 हो गया। मतलब आपको कितना आ गया, पहले साल के लिए कितना आ गया, 1050। तो ये हो गया। और फिर इसी का ये क्या होता था, 7 पर, इसी का ये क्या होगा, 1/7। तो 105 में 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 150।
कितना आ जाएगा 150। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं। 2 साल दिया हुआ है तो 2 साल का डायग्राम बनाए, अंतर पूछ रहा है तो आपको ये मतलब है ये कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, ये चाहिए। जब ये निकलेगा तो इसी का आप क्या करोगे, 1/7 लोगे, तभी तो ये निकलेगा। तो ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन हमारा इतना है, मूलधन का कितना लेना है, इतना प्रतिशत। तो इतना प्रतिशत को हम 1/7 लिख सकते हैं। तो इतना का अगर हम 1/7 निकाले तो कितना आया था, 1050। 1050 यहाँ पे आया, और 1050 को 1/7 पार्ट निकाले तो कितना आ गया, कितना आया था जी, 150 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 6300, इक्वल टू 6300, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट जो है वो अलग अलग दिया है। फर्स्ट ईयर के लिए दिया है आपको 11.1/9%, सेकेंड ईयर के लिए आपको दिया हुआ है 14.2/7%। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है, CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो अब देखो, अब तक जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, सारा रेट सेम होता था, पहले साल के लिए भी उतना ही होता था, सेकेंड ईयर के लिए भी क्या होता था उतना ही। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले साल का अलग है, दूसरे साल का क्या है, अलग है। अब देखो रेट दिया किस में है, फ्रैक्शन में, यहाँ का भी रेट किस में है, फ्रैक्शन में। तो 11.1/9% को आप क्या लिखते थे, 1/9 लिखते थे, याद है। और इसका तो अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में बताया कितना होता है, 1/7 होता है। नहीं याद है तो आप याद कर लो कि 11.1/9 कितना होता है, 1/9, या फिर 11.11% का भी मान कितना होता है, इतना ही होता है। 14.2/7 का मान कितना होता है, 1/7, या फिर 14.28% का भी मान कितना होता है, 1/7 होता है। ठीक, तो पहले साल के लिए रेट कितना लेना है, 1/9, सेकेंड साल के लिए रेट कितना लेना है, 1/7। 2 साल बोल रहा है तो 2 साल का डायग्राम बनाइए। क्या निकालना है आपको, अंतर। तो अंतर यही पार्ट होता है ना, तो ये पार्ट निकालने के लिए आपको ये चाहिए, और ये कहाँ से मिलेगा, प्रिंसिपल कितना है, 6300। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना लग रहा है, 1/9। पहले साल के लिए जो दर है वो कितना है, 1/9। तो 6300 का 1/9% कितना होगा, 700 रुपया। पहले साल के लिए जो ब्याज मिला कितना, 700 रुपया। दूसरे साल के लिए इस 700 का आपको कितना परसेंट लेना है, दूसरे साल के लिए जो ब्याज होगा वही तो लेंगे। तो दूसरे साल का ब्याज कितना है, 1/7। तो इस 700 का 1/7 कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर कितना हो गया, 100। ठीक, तो डायग्राम से देख रहे हो ना कि SI और CI का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो कितनी आराम से बन रहा है आराम से। तो चलो ये क्वेश्चन भी आप बना लो। और ये आराम से क्यों बना, क्योंकि आपको ये परसेंटेज याद है। अगर परसेंटेज याद दिए ना तो यही परसेंटेज आपको आधा खिला देगा। तो इस परसेंटेज को याद करोगे, जितना जल्दी याद होगा उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा, जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना फास्ट आपका क्या होगा, आंसर आएगा। 2 साल का पूछा था अंतर, तो डायग्राम बनाए। सबसे पहले साल का ब्याज याद करने के लिए प्रिंसिपल के पास गए, फिर पहले साल का ब्याज के पास गए, दोनों को कैलकुलेट किए तो 700 आया। 700 पे फिर दूसरे साल का ये वाला हमको टर्म चाहिए था, तो ये वाला टर्म निकालने के लिए कितना गया, इसका दूसरे साल के दर पे गए। तो दूसरे साल का दर कितना है, 1/7। तो कितना है, 100 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। अच्छा, अब आपको ये दिया होगा कि CI माइनस SI का डिफरेंस कितना है, 160 है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब टाइम आपको कितना है, 2 साल का है। फिर बोला है साधारण ब्याज, SI की वैल्यू कितना गिवन है, 2880। आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। ठीक है, अब देखो कुछ समझ में आ रहा है कैसे बना है, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो क्या करेंगे। समय कितना है, 2 साल। तो 2 साल दिया है तो आप ये डायग्राम बनाओ, इतना तो कर सकते हो ना।
रेट दोनों के लिए सेम है। ये तो कहीं क्वेश्चन में आपको बोला नहीं कि दोनों क्या है, दोनों साल के लिए अलग अलग है। दोनों साल के लिए अगर रेट सेम है तो ये दोनों भी क्या होता है, सेम ही तो होता है। तो ये दोनों सेम होता है और ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट। यही दोनों तो मिलके क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता था, ये लास्ट वाला टर्म CI माइनस SI, यही तो होता था। तो आप ही बताओ CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 160। तो ये कितना है, 160 गिवन है। और ये दोनों जो टर्म है SI, तो SI कितना है 2880, मतलब 2 साल का कितना है 2880। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 2880 बट 2 कितना हो गया, भाग दे दिए तो कितना आ गया 1440। तो 1 साल का जो साधारण ब्याज आया वो कितना होगा 1440, और ये भी कितना हो गया 1440। अब आपको ये तीनों टर्म मिल गया। तो ये वाला टर्म कैसे निकाल सकते, इसका जो R% होता था वही तो निकल के आता था कितना 160। इसका जो R% होता था वही से तो हम निकालते थे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 1440 का R% को क्या लिख सकते हो, R/100 बराबर कितना दिया हुआ है 160। तो यहाँ से आप R कैसे निकालोगे, 160 गुने 100 बट्टा 1440। तो ये कट गया, 14 9 कितना, 16 9 कितना होता है 144, मतलब 100 बट्टा 9 आ गया। तो अब 100 बट्टा 9 आ गया, तो 100 बट्टा 9 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, 11 9 99 बट्टा 1%। ठीक है, तो रेट कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। कैसे हम लोग निकाले, फिर से समझ लेते हैं। गिवन क्या था, दोनों का अंतर गिवन था 160। SI आपको दिया हुआ था 2 साल के लिए, टाइम 2 साल का था, रेट आपका फिक्स था। दोनों साल के लिए रेट क्या था, सेम था। तो जब भी 2 साल दिखा हमको तो डायग्राम 3 वाला बनाए। ये लास्ट वाला अंतर होता है, अंतर 160 है तो 160 यहाँ पे लिखे। दोनों साल का जो SI है वो इतना है, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं, क्योंकि दोनों साल का SI क्या होता है सेम होता है। अगर रेट सेम है तो SI भी क्या हो दोनों साल का सेम। तो इसको आधा किया तो कितना है 1440, ये कितना है 1440। ये कैसा निकल रहा था, ये वाला जो टर्म होता था ना, इसका R% बराबर कितना होता था 160। तो इसका हम लोग R% किए तो इसका R% कितना है 160। तो यहाँ से R की वैल्यू किए तो 100 इधर ले गए, 1440 से भाग दिए तो आया 100 बट्टा 9। तो 100 बट्टा 9 को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ दे कितना है 11/1/9%। तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो आज का क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कर लेंगे क्लास में। ठीक है, बेसिक सारे क्वेश्चन क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है ना कि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए है। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए है। यदि ब्याज की दर 14.2/7% वार्षिक दे हो तो धनराशि क्या है। क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI है वो कितना है 320, लेकिन कौन से साल का, तीसरे साल का, तीसरे साल का। ठीक, रेट आपको कितना दिया हुआ है 14.2/7%। तो ये बार बार आ रहा है टर्म, इसका मतलब 14.2/7 का मतलब क्या होता है 1/7। ठीक है, रेट आपको गिवन है। अब बोला है आपसे कि धनराशि क्या है। तो देखो, तो ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है 1715, B 1680, C जो है वो कितना गिवन है 1600, और D जो है वो ऑप्शन में कितना गिवन है 1700। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना कि आपको रेट मालूम है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप किससे बना लेना, ऑप्शन से बनाना। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना, ऑप्शन से बनाना। तो अगर आप ऑप्शन को ये ले लो 1715 ले लो, क्या ले लो 1715 ले लो। तो अगर 1715 लिए तो 3 साल का कुछ ऐसा ही तो डायग्राम बनता है, कुछ ऐसा ही तो डायग्राम बनता है। तो 1715 का 1/7 कितना हो जाएगा, तो 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 3 1 7 चौक 28, मतलब ऊपर कितना आ गया 243। ये जो आप निकाले 1715 का 1/7, तो ये कितना आ गया 245 आ गया।
ठीक है। फिर 245, तो ये भी कितना होगा 245, ये भी कितना होगा 245। अब 245 का आप 1/7 करो तो कितना होगा, 7 तरीक की 21, 35, कितना हो जाएगा। अब ये 35, तो ये भी कितना 35, ये भी कितना 35। फिर इस 35 के अगर 1/7 करो तो ये कितना आ जाएगा 5। तो आपको ये देखना है कि जो लास्ट वाला साल है ना, अंतिम साल को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 320 आ रहा है कि नहीं। तो ये 35 दूनी कितना होता है 70, 70 5 75, तो 245 में 75 लिखे, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 और 2 1 3, कितना आ जा रहा है जी 320 आ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये हो गया। इसके लिए SW आपको ये दे रहे हैं कि अगर आप इसको SW से नहीं बना पा रहे हो या SW ऑप्शन से नहीं बना पा रहे हो तो फिर इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो फिर आप इसको कैसे करोगे, तो ये एक काम करो, इतना पढ़ो जो भी आज लेक्चर है, ना समझ आए फिर से देखना। इसका दूसरा तरीका भी देखो, अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका हम दूसरा तरीका ही बताएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है, ऑप्शन जैसे सवाल को क्या करते हैं, कर लेते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप बहुत जल्दी ही ये सारे सवाल क्या कर ले जाओगे, बना ले जाओगे, ठीक। तो इतना रहने देते हैं आज के लिए। बाकी बेसिक जो आज था वो सारा कंप्लीट किए। बाकी जो अब इस पर अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग लेवल का होता है, वो क्या करता है वो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बेसिकली इतना रहने दें, तब तक आप पढ़ो, जो पिछला क्लास था वो भी पढ़ो, अलजेब्रा पर वो सारे सवाल बनाओ। और जिसके पास जो भी किताब है CI SI वाला, वो क्या करना, लगाना से शुरू कर देना। 10% तो सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा, आराम से बन जाएगा। अगर क्वेश्चन बुक में आपके 100 क्वेश्चन है ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल।